हेलो फ्रेंड्स, सामान्य अध्ययन को समर्पित द सर्व के क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। यूपी पैट की परीक्षा बिल्कुल नज़दीक है। ऐसे समय में पैट के सिलेबस में दिए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गत वर्षों में आए हुए प्रश्नों की एक श्रृंखला आपके लिए चलाई जा रही है। इसी के अंतर्गत आज हम मुद्रा और बैंकिंग नाम के टॉपिक से गत वर्षों में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न नंबर 1 है, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है। ए गर्म मुद्रा, बी स्वर्ण मुद्रा, सी सुलभ मुद्रा, डी दुर्लभ मुद्रा। तो वह मुद्रा जो किसी भी बाजार से बहुत तेजी से आती है और बहुत तेजी से चली जाती है, यह प्रवृत्ति किस मुद्रा में होती है? सही आंसर होगा गर्म मुद्रा। गर्म मुद्रा, इसी को इंग्लिश में हॉट मनी भी कहा जाता है। तो आंसर यदि हॉट मनी मिलता है तब भी सही आंसर होगा हॉट मनी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है। मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली ए आनुपातिक कोष प्रणाली पर, बी न्यूनतम कोष प्रणाली पर, सी स्थिर विनियमन दर प्रणाली पर और डी पूर्ण परिवर्तनशीलता प्रणाली पर। तो भारत में 1956 में न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाया गया। इस प्रकार आंसर सही होगा बी न्यूनतम कोष प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 3, काली मुद्रा क्या है? काली मुद्रा क्या है? यह अवैध मुद्रा है, ए बी यह जाली मुद्रा है, सी यह गंदी या खराब मुद्रा है और डी यह अवैध आय है जिस पर आय कर नहीं दिया जाता। तो सही आंसर होगा काली मुद्रा का अर्थ है वह अवैध आय जिस पर आयकर का भुगतान नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता है, वह काली मुद्रा कहलाती है। या इसको काली मुद्रा को इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक मनी। तो काली मुद्रा या काली मुद्रा को इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक मनी। इसको ब्लैक मनी के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक मनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, 4 की तरफ। निम्नलिखित में से भारत में विमुद्रीकरण का कौन सा औपचारिक उद्देश्य नहीं था? भारत में जो विमुद्रीकरण किया गया जिसमें 500 और 1000 के बड़े बड़े नोट बंद कर दिए गए थे, उसका इनमें से कौन एक उद्देश्य नहीं था? ए अर्थव्यवस्था में नकदी की मात्रा को कम करना, बी समव्यवहार के अंकीय तरीकों का अधिक उपयोग करना, सी कर आधार को बढ़ावा देना और डी जीडीपी की विकास दर में वृद्धि करना। तो देखिए, अर्थव्यवस्था में नकदी की मात्रा को नियंत्रित करना इसका उद्देश्य था। बी समव्यवहार में अंकीय तरीकों का अधिक उपयोग करना, मतलब डिजिटल तरीके से व्यवहार लेन देन करना, यह भी इसका एक उद्देश्य था। कर आधार को बढ़ावा देना, क्योंकि नंबर 1 में आ जाएगा सभी पैसा तो कर आधार बढ़ेगा, यह भी इसका एक कारण था। और जीडीपी की विकास दर में वृद्धि करना, यह इसका कोई एक वास्तविक मूल कारण नहीं था। इस प्रकार आंसर सही होगा डी जीडीपी की विकास दर में वृद्धि करना। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रास्फीति की सर्वाधिक लाभ पाता है? मुद्रास्फीति में निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक लाभ पाता है मुद्रास्फीति की स्थिति में? ए साहूकार, बी ऋणी, सी बचत खाता अकाउंट खोल रखने वाले और डी राजकीय पेंशनर। तो यदि मुद्रा, यहाँ पर क्या है मुद्रास्फीति, तो मुद्रास्फीति का अर्थ है कि मुद्रा की क्रय शक्ति पहले की अपेक्षा कम हो गई है। ऐसी स्थिति में जब मुद्रा की क्रय शक्ति पहले की अपेक्षा कम हो गई है तो यह अवस्था ऋणी वर्ग के लिए लाभदायक हो जाती है और जो ऋणदाता हैं उनके लिए यह स्थिति हानिकारक होती है। इसलिए यहां पर आंसर सही होगा ऋणी। ऋणी इसमें अधिक लाभ पाता है मुद्रास्फीति की स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसे सिडबी के नाम से जाना जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो सिडबी का मुख्यालय बिल्कुल याद रखने वाली वन लाइनर फैक्ट है, लखनऊ में है। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी, सिडबी की स्थापना, और इसका मुख्यालय लखनऊ में है। जैसा भी बताया, यह पुनर्वित्त सुविधाएं और उद्योगों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करने वाली एक संस्था है सिडबी। क्वेश्चन नंबर 7, वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां, इनका क्या अर्थ है? यानी बैंकों में गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियों का क्या अर्थ है? ए बैंक जमा जिनका निवेश नहीं किया जाता है, बी पूंजी परिसंपत्तियां जो प्रयोग में नहीं होती हैं, सी ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है,
डी कम ब्याज वाले ऋण। तो गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियों को इंग्लिश में NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट के नाम से भी जाना जाता है। और भारतीय बैंकिंग सिस्टम की आज के समय में ये सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरी है, जिसको गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां कहा जाता है। ये होती क्या है? आंसर सही होगा सी, ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम के भुगतान की वसूली नहीं होती है उनको NPA या गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां कहा जाता है। ऐसे ऋण जिनकी निर्धारित भुगतान तिथि से 90 दिन तक ना तो उनका मुख्य रकम की कोई किस्त वापस होती है और ना ही उन पर देय ब्याज की अदायगी की जाती है, वे NPA कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? वित्तीय समावेशन में इनमें से कौन एक बाधक है? निम्न आय, जी हाँ बाधक है। निम्न आय होगी तो वित्तीय समावेशन में लोग शामिल नहीं होंगे। देखिए, वित्तीय समावेशन का अर्थ है बैंकिंग सिस्टम में शामिल हो जाना, अर्थात एक व्यक्ति का बैंक में अकाउंट है और वह अपने अकाउंट से लेन देन करता है तो वह वित्तीय समावेशन का हिस्सा है। यदि निम्न आय है तो वह क्यों बैंक में अकाउंट खुलाएगा? यदि निरक्षरता है तो निरक्षर लोग बैंक में अकाउंट खुलवाने से डरते हैं, और बैंक शाखाओं का अभाव है तो बैंकिंग सुविधाएं नहीं है तो बैंक में खाते क्यों खुलेंगे? तो इस प्रकार से आंसर सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी कारण भारत में वित्तीय समावेशन को सफल नहीं बनने दे रहे हैं। निम्न आय, निरक्षरता और बैंकिंग सुविधाओं का अभाव या बैंक शाखाओं का अभाव। क्वेश्चन नंबर 9, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है, नगद कोष अनुपात में कमी कर दी गई है, तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कौन कर रहा है इस काम को? भारतीय रिजर्व बैंक। तो एक क्वेश्चन तो यही याद हो गया कि नगद कोष अनुपात को कौन कम या ज्यादा कर सकता है? RBI। तो RBI करती है नगद कोष अनुपात यानी CRR, कैश रिजर्व रेशियो को उसने कम कर दिया है। कैश रिजर्व रेशियो एक निश्चित अनुपात होता है बैंकों के लिए जिनको अपनी नकदी का एक हिस्सा जो RBI डिसाइड करती है वह अपने पास रखना ही होता है। अब यदि RBI उसे कम कर देगी कि आपको अपने पास मान लीजिए 25% चल रहा था वो, और RBI कहती है ठीक है अब आप अपने पास 20% सुरक्षित रखेंगे, बाकी सब बाजार में उतार दीजिए, तो निश्चित रूप से क्या होगा? बाजार में साख सृजन बढ़ जाएगा, यानी बैंकों के लोगों को कर्ज देने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो इसलिए आंसर सही होगा A, वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? कौन सा एक कार्य है जो RBI नहीं करती है? करेंसी का नियमन, हाँ करती है। विदेशी व्यापार का नियमन, विदेशी व्यापार का नियमन RBI क्यों करेगी? RBI विदेशी व्यापार का नियमन नहीं करती है। साख का नियमन, जी हाँ RBI करती है। और देश के विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली और प्रबंधन, यह भी RBI करती है। इस प्रकार आंसर होगा विदेशी व्यापार का नियमन, यानी विदेश के साथ जो भारत का व्यापार है उसकी देखरेख या उसको रेगुलेट करने का काम RBI नहीं करती है, उसको रेगुलेट करने का काम वाणिज्य मंत्रालय करता है। इसलिए आंसर सही होगा B। बैंकरों का बैंक है, ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है, जस्ट रिपीट के लिए मैंने रख दिया था। बैंकों का बैंकर रिजर्व बैंक है, सभी बैंकों के लिए बैंक का कार्य रिजर्व बैंक का ही एक कार्य है, तो इस प्रकार बैंकों का बैंकर या बैंकों का बैंक कहलाता है रिजर्व बैंक। निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता? RBI इनमें से किसको निर्धारित नहीं करती है? A, बैंक दर RBI करती है। CRR RBI करती है। PLR प्राइम लैंडिंग रेट यह RBI निर्धारित नहीं करती है, और SLR यह भी RBI निर्धारित करती है। अब देख लें कि ये PLR आंसर जो हमने सही लगाया है ये होता क्या है? PLR प्राइम लैंडिंग रेट होता है, या जिसको कहते हैं प्रधान उधारी दर। अब आप समझ गए होंगे, प्रधान उधारी दर यानी एक बैंक अपने सबसे विश्वसनीय ग्राहक को जिस कम से कम दर पर लोन दे सकती है वह उस बैंक की PLR होती है। तो यह कार्य बैंक स्वयं करती हैं, RBI इसमें हस्तक्षेप नहीं करती है, और अपने सबसे विश्वसनीय ग्राहक को बैंकों के द्वारा जिस दर पर लोन दिया जा सकता है वह उनकी PLR होती है। इस प्रकार आंसर सही होगा PLR। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अकाउंट ईयर कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जुलाई से जून माना जाता है, हालांकि इसको चेंज करने की बात चल रही है और हो भी जाएगा संभवतः चेंज। अकाउंट ईयर, अकाउंटिंग ईयर ये 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। 1 जुलाई से 30 जून तक RBI का वित्तीय वर्ष।
आंसर सही हो जाएगा जुलाई और जून। वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देता है जानी जाती है। अब देखिए यहाँ रिजर्व बैंक नहीं दे रही है बैंकों को, कौन दे रहा है किसको? बैंक दे रही है आरबीआई को, यानी बैंक दे रही है, कर्ज दे रही है आरबीआई को। तो वह क्या कहलाएगी? वह दर कौन सी दर होती है? वह दर होती है रिवर्स रेपो रेट। आंसर सही होगा 14। वह दर होती है रिवर्स रेपो रेट। क्वेश्चन नंबर 15, कृषि ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था कौन है? तो कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में विकास की जितने भी क्रियाएं होती हैं उनमें शीर्ष संस्था जो वित्तीय आपूर्ति करती है वह है नाबार्ड। कौन सी संस्था है? नाबार्ड, जिसको राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के नाम से जाना जाता है। इस नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ है इसका मुख्यालय? मुंबई में है। स्थापना 1982 में 12 जुलाई को हुई। नाबार्ड शीर्ष संस्था है जो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराती है। दोस्तों आज के यही 15% महत्वपूर्ण थे। छोटी सी वीडियो है, आशा है अंतिम समय में आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। धन्यवाद।